पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन के पूर्व कुलपति, कालिदास अकादमी के पूर्व निदेशक, कालिदास साहित्य के शीर्ष विद्वान मिथिला प्रसाद त्रिपाठी, इनका नाम मिथिला लगा हुआ है, तो आज मिथिला की धरती पर इनको पाकर हम कृतार्थ हुए हैं। पूर्व कुलपति मिथिला संस्कृत विश्वविद्यालय देवनारायण बाबू, वरिष्ठ साहित्यकार जो मिथिला की लोक साहित्य का ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया, डॉक्टर महेंद्र नारायण राम जी। और इस उम्र में जब संस्कृत पढ़ने वालों की कमी होती जा रही है, और ठीक कहा भाई दीप नारायण जी ने कि संजीव जी प्रखंड विकास पदाधिकारी की नौकरी त्याग कर संस्कृत की सेवा में शिक्षा में आए। उदीयमान विद्वान मिथिला के नाम रखने वाले संजीव कुमार झा जी, इस कॉलेज के प्राचार्य पाठक जी, इस कार्यक्रम के संयोजक, उदीयमान साहित्यकार मैथिली के, जिन्हें युवा साहित्य में साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत भी किया है, शिक्षक भाई दीप नारायण विद्यार्थी जी, और इस अनुमंडल के अनुमंडलाधिकारी विदुषी महिला, गार्गी और भारतीय परंपरा के रूप में हमारे बीच उपस्थित मनीषा कुमारी जी, सामने बैठे एक से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, चेतना समिति के पूर्व अध्यक्ष विवेका बाबू, सचिव उमेश बाबू सहित सारे पदाधिकारीगण, भाई और बहनों, आज मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आज ये कार्यक्रम बहुत ही सार्थक मोड़ पर पहुंच गया। 1919 में जब मैं बिहार सरकार का मंत्री था, तो मैंने मुख्यमंत्री से निवेदन करके कई सहयोगियों को लेकर कहा था कि हम कालिदास के नाम पर उत्सव करेंगे उज्जैन में, और 19 में पहली बार हुआ। बीच में एक आध साल बाधा भी हुआ कोरोना को लेकर, लेकिन आज 2024 में हम उस पड़ाव पर पहुंचे हैं जो इसके उद्देश्य था उसके हम बहुत निकट पहुंचते जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य था कि भारत के लोग ये जाने कि महाकवि कालिदास की जन्मभूमि उज्जैन है। इसमें हम मनीषा, मैं इनको बहुत धन्यवाद देते हैं मनीषा कुमारी जी को। उन्होंने बड़े लगन से 2 साल से कर रही हैं, और इस बार इन्होंने विश्वास दिया है कि ये जो आज सेमिनार में जो बातें आएंगी वो पुस्तक के रूप में प्रकाशित होंगी, एक रिकॉर्ड होगा, एक डॉक्यूमेंटेशन होगा, और इसका भार अनुमंडलाधिकारी मनीषा जी ने ली है। हम इनको बहुत धन्यवाद देते हैं। ये और एक नया मील का पत्थर साबित होगा भविष्य में इस विषय पर, और हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके प्रयास से हुआ होगा। कालिदास जी का जन्म स्थान, कालिदास ने अनेक किताबें लिखी, महाकवि हुए। दुनिया में जितने भी कवि हुए विद्वान बताएंगे, उसमें उनकी लेखनी का मुकाबला नहीं है। और ये आज की बात वही है, काल का भी निर्धारण में कई बाधाएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये 4वीं सदी की घटना है जब कालिदास यहाँ अवतरित हुए थे, जन्म लिए थे, और जो साहित्य की रचना उन्होंने की है विभिन्न विधा में, वो अपने आप में आनंदमय है। दुनिया में विभिन्न विषयों पर जितनी भी साहित्य की रचनाएं हुई हैं, भक्ति रस की, श्रृंगार रस की, कह सकते हैं ज्ञान रस की, सब उत्कृष्टतम ग्रंथों का रचना नाटक के रूप में, दर्शन के रूप में उन्होंने विभिन्न पुस्तकों में किया। लेकिन एक चीज उन्होंने नहीं किया, शायद उस समय के विद्वान करते ही नहीं थे, अपने जन्म स्थान, उसका काल,
उसका स्थान, और उस समय कौन राजा थे इसका कोई चर्चा नहीं किया उन्होंने। इससे बड़ी कठिनाई है उनके काल के निर्धारण में, और ये कंफ्यूजन भी है उनके जन्म स्थान के बारे में। बड़े लोगों के जन्म स्थान हम गौरवान्वित हैं और हम साबित करना चाहते हैं कि वो मिथिला में जन्म लिए थे। लेकिन ये कैसे होगा? एक तो जब से हम लोग बचपन से यहां पैदा हुए, छोटी उम्र से उच्चैठ आए, और तब से हमने जाना कि कालिदास तो यही पैदा हुए। अनेक कहानियां हैं उनकी शादी से जुड़ी हुई, उनके बचपन की कुछ गतिविधियां जिसको लोग महामूर्ख भी कहते हैं। बाद के दिनों में भगवती उच्चैठ माता की कृपा से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वो महाकवि हुए, प्रकांड विद्वान हुए। अनेक कहानियां प्रचलित हैं। लेकिन जब हम दुनिया के साहित्यों को पढ़ने लगे, बाहर आए, दुनिया के इतिहास भूगोल की जानकारी प्राप्त हुई, तो पता लगा कि दुनिया मानने को तैयार नहीं है कि कालिदास उच्चैठ में पैदा हुए। अनेक जगह के दावे हैं। उज्जैन का दावा तो सबसे बड़ा है, कश्मीर का दावा है, बंगाल का दावा है, और भी कई स्थान है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दावा किया है। तब एक स्वाभाविक उत्सुकता जगी कि क्या हो सकता है। लगातार हम लोग अनेक मित्रों के सहयोग से इसमें काम करते रहे। निश्चित रूप से आज ये महत्वपूर्ण पड़ाव पर हम पहुंचे। लेकिन उनकी रचनाओं के विश्लेषण, उसके आंतरिक साक्ष्य संकेतों से कालिदास के जन्म स्थान के निर्धारण का पर विचार हो, इस पर चर्चा का बड़ा उद्देश्य होती है, या एक तरह से वही है। इन चर्चाओं के अतिरिक्त भी 1923-24 में एक तिब्बती यात्री नेपाल से अवध की ओर, नेपाल से मगध की ओर यात्रा की। उन्होंने आते जाते मिथिला में विश्राम किया और तिब्बत और बीच और कम उन्होंने जो अपनी यात्रा वृत्तांत लिखी है 1334 में, ये विद्यापति का काल है, उन्होंने इसकी विशद चर्चा की है कि कालिदास के बारे में जो यहाँ की अनुश्रुतियों में थी, उसमें चर्चा हुई है कि उच्चैठ में वो उनका जन्म हुआ है, और उच्चैठ की जो घटनाएं हैं उसकी उन्होंने प्रथम बार चर्चा की है, और उस वृत्तांत को उन्होंने उनके महामूर्ख से बाहर विद्वान होने के बारे में भी चर्चा की है। और तब से ये चर्चा प्रकाश में आया। मिथिला में एक स्वभाव भी है, और आप कह सकते हैं आदत भी। हम अपनी चीजों के बारे में बहुत आग्रह नहीं रखते। हमारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमको पता नहीं लगता। हमको लगता है ये तो घर की बात है, तो हमारी भाषा हो, हमारी संस्कृति। हमारी मधुबनी पेंटिंग के बारे में भी यही कहा जाता है कि यदि अंग्रेजों की नजर नहीं पड़ती तो शायद उसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर नहीं हो। तो ये हमारा स्वभाव है। लेकिन जब धर्म स्वामी महोदय की किताबें प्रकाश में आई, तब ये चर्चा में आई 1324 में। लेकिन जब हम उनकी किताबों को विद्वान अध्ययन करते हैं, उन्हें लगता है कि मिथिला से उसका गहरा लगाव है। रघुवंश को उन्होंने माता सीता के प्रति जो श्रद्धा के उच्च भाव प्रदर्शित किए, सीता जी के बारे में जो उन्होंने प्रदर्शित किया है, उनका जो ममत्व दिखाया है, तो लगता है कि मिथिला की बेटी के लिए जो सम्मान भाव प्रदर्शित किया है, तो स्पष्ट लगता है कि कोई मैथिल ही ये काम कर सकता है। यहां तक कि राम का इतना बड़ा कुल अवध का, और उस धवल कुल पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का प्रयास महाकवि ने रघुवंश भी किया है, जो सीता का जन्म उन्होंने परित्याग कर दिया।
इतनी ममता, राम पर अंगुली उठाने, राम के धवल इतिहास पर अंगुली उठाने का साहस वही कर सकता है जिसे सीता से ममत्व हो, सीता से लगाव हो। और अपने रघुवंश को उन्होंने अनेक बार सीता को मैथिली, राजा जनक को मिथिला नरेश की संज्ञा दी है। तो निश्चित रूप से ऐसे अनेक उदाहरण हैं, विद्वान उसकी चर्चा करेंगे। मैं चाहूंगा कि विद्वान उन बातों की चर्चा करें कि उनकी किताबों से कैसे लक्षित होता है, तो स्पष्ट संकेत प्राप्त होता है। उन्होंने जो प्रकृति का वर्णन किया है, हमारे धान के पके लहराते खेत, आम के गाछी, सिंगरहार फूल जो घर घर में होता है, उसकी चर्चा प्रकृति वर्णन में उन्होंने किया है। इन बातों से हमें लगता है जो शुद्ध मिथिला में हुए और मैथिल, और इसलिए इसकी जितनी भी किताबें, मैं बहुत समय उस पर नहीं लेना चाहता हूं, ये काम विद्वानों को देता कि उनकी किताबों में का जो वर्णन है, उनके पुस्तकों में कैसे मिथिला दिखता है, उनकी लोक संस्कृति की जो चर्चा है, जो यहाँ के, जिसमें यहाँ का खान पान, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का बोलचाल, यहाँ के तीज त्योहार अनेक बार दिखता है। हमें लगता है कि कोई मिथिला पुत्र ही लिख रहा है, ऐसी बात है। और सबसे बड़ा साक्ष्य, मैं यहाँ के लोगों को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि यदि 4वीं सदी में वो हुए था, 2024 है, इतने दिनों तक उनके जमीन को सुरक्षित रखा है। और आज मानते हैं मिथिला के लोग कि हमारे इस कॉलेज के पीछे जो जमीन है वो कालिदास की जन्मदीप है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। ये दूसरा प्रमाण दुनिया में कालिदास के लिए नहीं है, ये बड़ा प्रमाण। और मैं फिर आज धन्यवाद दूंगा जिसने इस कॉलेज की स्थापना की। वो अपने परिवार के नाम से कर सकते थे, वो यहाँ के बड़े अमीरों के नाम से, जो भूमिदाता होते उनके नाम से कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस कॉलेज की स्थापना जब की आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले, तो उन्होंने इस महाविद्यालय का नाम विद्यापति कालिदास साइंस कॉलेज रखने का निश्चय किया, जो आज अंगीभूत महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय। तो ये सारे लोगों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जो काम हम लोग कर रहे हैं, उसको बहुत आगे से उन्होंने बढ़ाने का काम किया। 1896 में जब यहाँ सर्वे हुआ, कैडेस्ट्रल सर्वे करते हैं, तो उच्चैठ के थाना नंबर 89, खाता नंबर 231, खेसरा नंबर 883, रकबा 1 बीघा 3 कट्ठा 17 धूर। फिर दूसरा खाता नंबर 192, खेसरा नंबर 880, रकबा 1 बीघा 8 धूर। ये कालिदास के जन्मदी, और दूसरा जो जमीन है उनके नाम अंकित है, ये 2.5 बीघा जमीन। ये 1896 के सर्वे में है। बाद में भी सर्वे हुए, शायद 70 के दशक में हुए हैं, नया सर्वे जिसको कहते हैं, उसके खाता नंबर 494, खेसरा नंबर 2138 में, रकबा 12 डिसमिल। कालिदास उच्चैठ के नाम, गांव कालिदास, गांव उच्चैठ, स्थान उच्चैठ, और जमीन के मालिक कालिदास। फिर दूसरा खाता नंबर 497, खेसरा नंबर 2137, रकबा 26 डिसमिल। ये कालिदास जी के रूप में अंकित है। राजस्व अभिलेख का प्रमाण उनके मैथिलत्व पर मुहर लगा देता है, लगा। मिथिला के अनेक विद्वानों ने इसकी कोशिश की है। डॉक्टर रंगनाथ दिवाकर की मैं चर्चा करना चाहता हूं। उन्होंने तो पूरे दावे के साथ, जब उन्होंने अपनी किताब महाकवि का महाप्रायण की रचना की है, मैंने उनको पढ़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। उसमें उनके गढ़ सिंगार, देवगिरी, उज्जैन, कश्मीर, बंगाल के सारे दावों को सफलतापूर्वक खंडन करने में सफलता प्राप्त की है डॉक्टर रंगनाथ दिवाकर। हमारे सामने बैठे हैं डॉक्टर देव नारायण
झा जी, ये इस कालिदास विषय के प्रकांड विद्वान है। इनकी लेखनी में, इनकी सोच में अनेक बार देव नारायण बाबू ने स्थापित किया है कि कालिदास का जन्म कर्मभूमि दूसरे जगह हो सकती है, लेकिन जन्मभूमि मिथिला ही है, उच्चैठ ही है। और भी विद्वान डॉक्टर आदित्यनाथ झा, पंडित जयवंत मिश्र, डॉक्टर भारती श्रीवास्तव, डॉक्टर कृष्णानंद आदि विद्वानों ने कालिदास के मैथिलित्व को स्थापित करने का काम किया। और मैं इतिहासकार के रूप में जो मैंने जानकारी एकत्रित किए है वो मैं बताना चाहता हूं। मैं जब बहुत छोटा था, 7वीं 8वीं में पढ़ता होगा या 4वीं 5वीं में, तो हम लोग पढ़ते थे कि कालिदास विक्रमादित्य के 9 रत्नों में पहले रत्न थे। और 9 रत्नों के नाम हम याद करते थे, जो मुझे आज तक याद है। कई विद्वान कई लोगों के काल की गणना में अगल बगल करते हैं, लेकिन हमने 7वीं में पढ़ा है, तो मैं इसे दोहराना चाहता हूं कि कालिदास विक्रमादित्य के साथ उन 9 रत्नों में थे। जो 9 रत्न थे, कालिदास, बररुचि, अमर सिंह, छपनक, बेताल भट्ट, बरामहीर और धनवंतर, ये 9 उनके रत्न थे, जो पहले रत्न कालिदास थे। तो ये विक्रमादित्य कौन थे? ये विक्रमादित्य के इतिहास में क्या चर्चा? तो विक्रमादित्य है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका काल है 375 से 425 ईस्वी। और विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा थी, और पाटलिपुत्रा में लंबे समय तक वो रहे। और पाटलिपुत्रा में संग रहे तो स्वाभाविक था कि उच्चैठ के महाविद्वान को अपने रथ में ले जाते। उसका दूसरा प्रमाण है कि 350 ईस्वी में उनकी पुत्री पार्वती का विवाह होता है, जिसमें कालिदास द्वारा लिखित मालविका मित्रम का नाट्य रूपांतर का पाटलिपुत्र में मंचन होता। प्रभावती, उनकी पुत्री प्रभावती का के विवाह में इस नाटक का मंचन होता। तो निश्चित रूप से वो यहां पाटलिपुत्रा में थे, लेकिन 397 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा पर विजय प्राप्त किया। और उसके बाद 397 से 425 तक वो उज्जैन में रहे, और उज्जैन से उन्होंने अपने राज्यों पर शासन किया। स्वाभाविक रूप से कालिदास उनके साथ उज्जैन गए और उस विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न में वहां रहे, और वहां उन्होंने रह करके उन्होंने अपना जो काम था, लेखन और विद्वानों की जो भूमिका थी, उसका निर्वहन किया और मेघदूत आदि की रचना उज्जैन में की। मैं इन्हीं बातों से इस विषय का प्रवेश कराता हूं। अब अगली जिम्मेवारी विद्वानों की है, जिन्हें हम सुनेंगे और इस धारणा को स्थापित करेंगे कि विद्यार्थी कालिदास भले ही उज्जैन जाकर अपना कर्मभूमि बनाया और महान विद्वान के रूप में स्थापित हुए, लेकिन मिथिला की भूमि से आगे चलकर और उन्होंने विभिन्न ग्रंथों की रचना कर वहां गए और वहां स्थापित किया। इन्हीं बातों के साथ कालिदास अमर रहे। जय मिथिला, जय बिहार, धन्यवाद, जय भारत। बहुत बहुत आभार सर।